नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस चैनल में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन आज पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसके बाद महागठबंधन के सहयोगी दल अपना चुनाव प्रचार करेंगे शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग के महज कुछ दिन पहले ही महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा किया, लेकिन 9 सीटें ऐसी जिन पर महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही लड़ रहे हैं। लद्दाख के मुद्दों को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक। ये बैठक गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों के बीच। बैठक में ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हिस्सा लेंगे। इसमें दोनों संगठनों के 3 प्रतिनिधि शामिल। गृह मंत्रालय के साथ बैठक करने के लिए ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता पहले ही दिल्ली पहुंचे। त्योहारी सीजन में देश भर में रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारी की। देश भर के 12 लाख रेल कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यात्री सुरक्षित समय पर घर पहुंचे। पिछले 20 दिनों में 4,211 विशेष ट्रेनों ने 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवा प्रदान की। त्योहारों की भीड़ को कम करने के लिए 7,800 और ट्रेनें चलाए जाने की योजना। छठ के मौके पर रेलवे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का किया दौरा। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ऑस्ट्रा हिंद 2025 का ये सैन्य अभ्यास 2022 में शुरू हुआ। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास का ये चौथा संस्करण पर्थ में चल रहा है। इस साल के अभ्यास का मुख्य फोकस शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारी, जिसमें वर्तमान सुरक्षा हालातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना के 120 जवानों और अधिकारियों की टुकड़ी भाग ले रही है, जिसकी अगुवाई गोरखा राइफल्स की एक बटालियन कर रही है। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे होते हुए रक्षा संबंधों को दर्शाता है। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का अनुकरण शामिल है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर दी बधाई। एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जनसेवा के प्रति उनके समर्पण और परिश्रमी स्वभाव के लिए वो सर्वत्र प्रशंसित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 अक्टूबर तक केरल के दौरे पर। राष्ट्रपति आज सबरीमला मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक के विमोचन समारोह में लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा सचिवालय का दौरा किया। सदन के सुचारू और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 122 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज पूरी। दूसरे चरण में अगले महीने की 11 तारीख को मतदान होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए मैदान में उतर गए। मंगलवार को मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक ही दिन में 2 बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। साथ ही बिहार सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार बिहार के विकास के लिए विशेष राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि 2005 से पहले बिहार में अपराध, अपहरण और हत्याएं होती थीं। जब से हमारी सरकार बनी तब से बिहार में सिर्फ विकास है। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का द्वितीय संस्करण नई दिल्ली में आज से 24 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर और नौसेना के तीव्र गति के अभियानों और युद्ध की तैयारियों की पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएसटी दरों में किए गए बदलाव से पहाड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला, जिससे कृषि, पर्यटन, शिल्प और विनिर्माण क्षेत्र में करों में कमी आई। जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने से ऑटो उद्योग में बढ़ावा, जिसकी वजह से वाहनों में हम देखा गया कि 18 से 10% वो सस्ते हुए और 50,000 नौकरियों को बढ़ावा मिला।
देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को शांत करने के प्रतीक के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। श्रद्धालु गायों की सेवा करने के साथ ही गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक रूप बनाकर उसकी परिक्रमा करते हैं। मथुरा वृंदावन में विशेष रौनक देखते ही बन रही है, जहां भक्तों की भीड़ भारी संख्या में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए पहुंच रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी। एक्स पर लिखा, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और सुखी जीवन प्रदान करें। राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार अजमेर में लगने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला आज से शुरू 7 नवंबर तक चलेगा। मेले में देशी विदेशी पर्यटक होंगे शामिल। मेले के 3 चरणों में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल। अश्व पालकों के लिए अस्थायी और स्थायी अस्तबल बनाए गए। मेले में मिस्टर और मिस राजस्थान प्रतियोगिता का आयोजन होगा। सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। पुष्कर सरोवर के घाटों पर गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि नागरिक और राजनीतिक दल अब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर सी विजिल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों और अन्य राज्यों में 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के दौरान अब तक सी विजिल ऐप का उपयोग कर 650 शिकायतें दर्ज, 649 का निपटारा किया जा चुका है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन का दर्जा तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के समान बहाल कर दिया है। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर सहित विभिन्न अभियानों के दौरान अदम्य साहस कार्यों के लिए रक्षा कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की। गृह मंत्री अमित शाह ने अशफाक उल्लाह खां के जयंती पर उन्हें नमन किया। एक्स पर लिखा, अपने क्रांतिकारी विचारों, ओजस्वी कविताओं के माध्यम से अशफाक उल्लाह खां जी ने स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी लौ जलाई जिसमें असंख्य युवाओं ने राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, ओडिशा और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिभुवन दास पटेल को उनकी जयंती पर नमन किया। एक्स पर लिखा, भारतीय सहकारिता आंदोलन के जनक त्रिभुवन दास पटेल जी को मैं नमन करता हूं। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए DT न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। हैदराबाद में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता NV सुभाष ने कहा कि कांग्रेस और BRS विकास कार्यों में रहे विफल, जिससे भाजपा प्रत्याशी की संभावनाएं मजबूत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को नमन करते हुए उधमपुर रियासी रेंज की DIG सारा रिजवी ने कहा, पुलिसकर्मियों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। DIG सारा रिजवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की परंपरा रही कि वो शहीदों के परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए और उनके साथ हमेशा खड़े रहें। लद्दाख में कल पुलिस स्मृति दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया नमन। राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बिहार चुनाव में केवल 2 मुद्दे, विकास और सुशासन, जिन पर NDA स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महागठबंधन में की भीतर टिकट बंटवारे को लेकर असहमति और आपसी मतभेद
साफ दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के जालंधर में एक हैंड टूल फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम में मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लग रही। हालांकि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका क्षेत्र में रेनाला स्थित महादेव मंडवी कॉम्प्लेक्स में आज सुबह तड़के भीषण आग लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मनाली में लगातार बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। आंध्र प्रदेश के श्री पोती श्रीमालू नेल्लौर में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ महाराष्ट्र तट पर वधावन बंदरगाह परियोजना को पूरा करने के लिए काम में तेजी लाने के साथ साथ मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने परियोजना के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। वधावन बंदरगाह रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक समुद्री व्यापार के अवसरों का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। कल महुआ ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 63 अंक की तेजी के साथ 84,426 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 26 अंक बढ़कर 25,800 के पार जाकर बंद हुआ। दोनों सूचकांक एक साल के नए उच्चतम स्तर पर हुए बंद। एनएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ आशीष कुमार चौहान के मुताबिक संवत 2081 के दौरान भू राजनीतिक चुनौतियों के कारण शेयरों का प्रदर्शन अन्य पर संपत्ति वर्ग की तुलना में कमजोर। साथ ही साथ संवत 2082 में संभावनाएं बेहतर। कैट के मुताबिक इस साल दिवाली पर बिक्री 5 लाख करोड़ रुपए के पार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। पिछले दिवाली के मुकाबले वस्तुओं की बिक्री में 25% का इजाफा, जबकि सर्विसेज में 65,000 करोड़ रुपए की वृद्धि। विदेशी मुद्रा और सरकारी बॉन्ड डीलर्स का मानना है कि भारत में नीतिगत दर में कटौती की समय सीमा अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता संवत 2082 में अहम भूमिका निभाएगी। भारतीय बॉन्ड बाजार के लिए नया संवत सकारात्मक रहने की उम्मीद, दरों में कई कटौती की संभावना। आरबीआई ने रुपए के मूल्य के गिरने को उससे बचाने के लिए अगस्त में 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर बेचे। आरबीआई के अनुसार अगस्त में 7.69 अरब अमेरिकी डॉलर की शुद्ध बिक्री। रुपए में गिरावट का कारण व्यापारिक तनाव, वैश्विक अनिश्चितता थी। आरबीआई की स्टडी के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार अब युवाओं के दबदबे में है, जिनकी उम्र 30 से कम है। मार्च 2019 में ये उम्र समूह कुल निवेशक आधार पर केवल 22% था। जुलाई 2025 तक इसका हिस्सा बढ़कर 48% से ज्यादा हुआ। संवत 2082 के पहले दिन सोना चांदी की कीमतों में सुस्ती देखने को मिली। सोना 271 रुपये और चांदी 327 रुपये सस्ती हुई। दोनों कीमतों में जो धातु है, इसके भाव में हल्की गिरावट से ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष सितंबर में भारत के 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 3% रही, जबकि इस्पात और सीमेंट सेक्टर का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। भारत ने अमेरिका पर निर्भरता कम करते हुए दूसरे देशों की ओर रुख किया। स्पेन, यूएई, चीन, बांग्लादेश जैसे देशों को निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखी गई। अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिकन जो तमाम देश हैं, वो नए बाजारों की ओर निर्यात बढ़ा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 24 देशों में निर्यात बढ़ाया। कोरिया, जर्मनी, यूएई, रूस, कनाडा, ब्राजील, इटली, थाईलैंड जैसे देशों में निर्यात बढ़ा। ये देश भारत के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 59% का हिस्सा रखते हैं और इससे बाजार में विविधीकरण की सफलता का प्रमाण नजर आता है। केंद्रीय न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में किसान तेजी से इनोवेशन और क्लीन एनर्जी को अपना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैसे एक किसान खेत में सोलर पैनल लगाकर 25,000 यूनिट बिजली का प्रतिदिन उत्पादन कर रहे हैं। इसके साथ ही इन पैनल्स के नीचे खेती को भी जारी रखा है। 26 अक्टूबर से टर्मिनल 2 पर एयर इंडिया के बाद इंडिगो भी उड़ान शुरू करेगी। इंडिगो की 6E2000 से 6E2999 नंबर की घरेलू उड़ानें टर्मिनल 2 से चलेंगी, जबकि अन्य उड़ानें टर्मिनल 1 और 3 से संचालित होंगी। आरबीआई के अनुसार भारत की कॉर्पोरेट बिक्री में वित्त वर्ष 2024-25 में 7.2% की तेज वृद्धि देखी गई। कोरोना में हुई तेज गिरावट के बाद ये देश की कॉर्पोरेट बिक्री में लगातार सुधार है। 2021-22 के दौरान इसमें रिकॉर्ड 32% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया था।
बीते 5 वर्षों में देश का कॉर्पोरेट का मुनाफा बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 7 लाख करोड़ के पार पहुंचा, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 2.5 लाख करोड़ रुपए था। साथ ही दौरान शुद्ध मुनाफा मार्जिन बढ़कर 10.3% रहा, जो कि 2020-21 में 7.2% था। आईफोन 17 सीरीज की मजबूत बिक्री के कारण दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का मार्केट कैप जो है यानी कि टर्नओवर वो $4 ट्रिलियन के करीब पहुंचा और ये एनवीडिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि करीब 6.7 करोड़ नागरिक प्रतिदिन फ्यूल स्टेशंस पर ईंधन खरीद रहे हैं, जो कि देश की तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक क्षमता को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत का गैस पाइपलाइन नेटवर्क फिलहाल जो कि 24,500 किलोमीटर लंबा है और व्यापक ऊर्जा पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए इसका विस्तारीकरण 2030 तक 33,000 किलोमीटर तक किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन में तत्काल संघर्ष विराम के प्रस्ताव को ठुकराया। इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बुडापेस्ट में होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक स्थगित, कूटनीतिक प्रयासों पर इसका असर पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव की प्रस्तावित बैठक भी टल गई। मॉस्को में डॉनबास क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण की अपनी मांग पर अड़े रहते हुए संघर्ष विराम से रूस ने किया इनकार। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित यूरोपीय देशों ने युद्ध विराम की मांग दोहराई, क्योंकि पोलैंड ने रूस को अपने वायु क्षेत्र का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस रियायतें नहीं देता तो बैठक का कोई मतलब नहीं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व भारत समेत पूरी दुनिया में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा गया और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में दिवाली मनाई। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पारंपरिक पीतल के दिए जलाकर प्रकाश पर्व की शुरुआत की और भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय अमेरिकी अधिकारी भी उपस्थित रहे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्र और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद कोलंबिया के प्रति उनका समर्थन अडिग। उन्होंने इसे साझा एकजुटता और भाईचारे का प्रतीक बताया। टेलीविजन संबोधन में पेड्रिनो ने कहा कि कोलंबिया वेनेजुएला की बोलिवेरियन सशस्त्र सेनाओं पर भरोसा कर सकता है। उन्होंने कोलंबियाई जनता को नैतिक और भौतिक सहयोग का आश्वासन दिया, ये कहते हुए पड़ोसी देशों के बीच एकजुटता जरूरी है। ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला पर टैरिफ बढ़ाने और सभी भुगतान रोकने की योजना की घोषणा की गई। इस कदम से क्षेत्रीय तनाव, कूटनीतिक असमंजस और गहराने की आशंका जताई जा रही है। रूस ने उत्तरी यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल से भीषण बमबारी की, जिसकी वजह से यूक्रेन का अधिकांश उत्तरी हिस्सा अंधेरे में डूब चुका है। इस हमले में चेरनिहिव क्षेत्र में 4 लोगों की मौत हुई, 60 से अधिक लोग घायल, जबकि लाखों लोग बिजली और पानी की आपूर्ति से वंचित। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार रूसी हमले में चेरनिहिव और उसके उत्तरी इलाकों में पूरी तरह बिजली बाधित। बिजली आपूर्ति को बहाल करने में बचाव दल और वो क्षतिग्रस्त स्थलों के ऊपर लगातार रूसी ड्रोन के मंडराने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वक्त ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद विगत स्वागत करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस जानबूझकर मानवीय संकट को बढ़ा रहा है और ठंड को हथियार बना रहा है। चेरनिहिव के कार्यवाहक मेयर ओलेक्सांद्र लुमांको ने कहा कि हम 2022 की तरह इस बार भी जीतेंगे। सर्दी के मौसम से पहले रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले तेज कर दिए। अमेरिका ने ऊर्जा कंपनियों को नई तकनीकों के माध्यम से परमाणु अपशिष्ट को उपयोगी ईंधन में बदलने का अवसर दिया। इससे उन्नत रिएक्टर्स के लिए सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के दस्तावेज के अनुसार इस कदम से शीत युद्ध काल के हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकेगा। ये पहल ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और पर्यावरण
सुरक्षा दोनों को सुदृढ़ करेगी। बीएनएस ने अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने जागरूकता अभियान चलाकर बलूचिस्तान की स्थिति को वैश्विक मंच पर उजागर किया। कार्यकर्ताओं ने पर्चे बांटे और क्षेत्र में मानवाधिकारों की रक्षा का संदेश दिया। इस अभियान की अगुवाई बीएनएम अमेरिका के अध्यक्ष सामी बलोच ने किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। झारी क्षेत्र में सेना लगातार आम लोगों पर जुल्म सितम ढा रही है। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पिछले महीने कार्यवाहक सरकार के गठन के बाद पहली बार मंगलवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। आम चुनावों की तैयारियों और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। जापान की संसद ने मंगलवार को अति रूढ़िवादी साने तकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर चुना। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख 64 वर्षीय तकाइची प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरू इशिबा की जगह लेगी, जिन्हें 2 बार चुनावी हार के बाद मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। तकाइची के नाम पर संसद की मोहर लगने के साथ ही लिबरल डेमोक्रेट पार्टी का भयानक चुनावी जो हार है उसके बाद 3 महीने के लिए चल रहा राजनीतिक जो शून्य काल था वो खत्म हुआ। जापान के प्रधानमंत्री बनने पर साने तकाइची को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। विदेशी पेशेवरों को बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की $1 लाख आवेदन फीस पर नया दिशा निर्देश जारी किया। इसमें कई छूटें और अपवाद शामिल। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की लीबिया से चुनावी धन जुटाने की साजिश रचने के जुर्म में मंगलवार को 5 साल की सजा शुरू हुई। उन्हें पेरिस के लॉ सैंटे जेल में रखा गया। वो 2007 से 2012 के बीच लीबिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के महिला विश्व कप के 22वें मुकाबले में पाकिस्तान को 150 रनों की करारी शिकस्त देकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। बारिश से प्रभावित मुकाबला 40 ओवर प्रति पारी किया गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट पर 312 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच का दूसरा दिन गेंदबाजों ने कमाल प्रदर्शन किया। दूसरे दिन दोनों टीमों के बॉलर्स ने मिलकर कुल 9 विकेट लिए। दिन का खेल अंत तक होने पर साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए। अभी भी पाकिस्तान से 148 रन पीछे। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच बेहद रोमांचक यादगार। सुपर ओवर में इस मैच को वेस्टइंडीज ने 1 रन से जीता। वेस्टइंडीज ने इस मैच में इतिहास रचा। सभी 50 ओवरों में स्पिनर्स द्वारा फेंके गए। वनडे क्रिकेट में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मंगलवार को दूसरे दिन खेल की समाप्ति तक अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन बनाए। इससे पहले जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 359 रन पर समाप्त हुई। जिम्बाब्वे के लिए सलामी बल्लेबाज बेन करन ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। करन ने 256 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 121 रन की पारी खेली। कोची ब्लू स्पाइकर्स ने मंगलवार को हैदराबाद गाची बोवली इंडोर स्टेडियम में प्राइम वॉलीबॉल लीग में अहमदाबाद डिफेंडर्स को 15-13, 14-16, 17-15, 15-19 से हराकर शानदार जीत हासिल की। एरन वर्गिस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अहमदाबाद ने बतूर बत्तूरी के अटैक के साथ शानदार शुरुआत की। कोची के जसजोत सिंह के शानदार सर्वे ने दोनों टीमों के बीच के अंतर को कम किया। एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास,